हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषिकेश शेंडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमने क्लास 11 का सिलेबस स्टार्ट किया है। तो हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों का स्टडी करते हैं, और उसके साथ साथ हमने बेसिक डिफरेंस बताया था कि हम एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं और कंपाउंड किसे कहते हैं। तो एटम क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद मॉलिक्यूल क्या होता है, तो जो एक से ज़्यादा एटम से बनता है, जिसमें एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और कंपाउंड क्या होता है, जो एक से ज़्यादा एटम से बनता है लेकिन वो जो एटम्स है वो डिफरेंट होंगे उसके अंदर। ठीक है, कैसे पहचानते हैं इस पे मैंने प्रैक्टिस भी आपको करवाई थी। तो आज हम थोड़ा बेसिक और पढ़ेंगे। तो बेसिक अगर आपको केमिस्ट्री की शुरुआत करनी है ना, अगर आपको केमिस्ट्री का स्टडी करना है तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं एटम से, है ना, जो आपने अभी तक क्लास 9th में, क्लास 10th में पढ़ा है। लेकिन और आपको क्या करना है, उसे और अच्छे से पढ़ना है, उसके और कुछ पॉइंट उसमें आपको ऐड करने हैं। तो वही चीजें आज से हम करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं शुरुआत करूंगा एटम से। एटम होता क्या है, ज्यादा डिटेल में तो अभी बात नहीं करूंगा मैं। जब मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, क्योंकि हमें केमिस्ट्री समझनी है, किस तरह से केमिस्ट्री की पढ़ाई की जाती है। ये समझने के लिए आपको एटम से शुरुआत करनी होती है। एटम क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम के अंदर कौन कौन होते हैं, जैसे प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, ये सभी चीजें आपने पढ़ी है। तो वही चीजें मैं एक बार आपको रिकॉल करवा के देता हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर बताता हूं कैसा होता है, तो एटम किस तरह से अभी तक आपने एटम किस तरह से देखा है, समझा है, वही बातें हम डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या, ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ये सभी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। क्या पता होना चाहिए आपको, एटम। तो अगर आपको एटम को डिफाइन करना है तो एटम मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एटम अगर देखना है तो आप नेकेड आइज से तो देख नहीं सकते ना, आपको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ेगा। ऐसे खुली आंखों से आप देख नहीं सकते एटम को, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है। बहुत छोटा होता है एटम, है ना। तो ये एटम होता क्या है, तो एटम मतलब होता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, है ना। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which takes part in a chemical reaction, ठीक है। क्या बोला है मैंने, देखिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो क्या करता है, विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उसे कहते हैं हम एटम। तो आगे लिखेंगे हम इज कॉल्ड एज एटम, तो उसे कहते हैं हम एटम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 118, है ना, 118, है ना, इतने एलिमेंट्स आपके पास हैं। तो इन एलिमेंट्स का अगर आपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल लिया है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझना है, तो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल चौक है ना, चौक है आपके पास। अगर उन चौक के आपने दो टुकड़े कर दिए, अगर चौक को एक दूसरे पे आपने ऐसे रब करिए, तो आपको क्या दिखते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे गिरते हुए दिखेंगे, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल। मैं देखता हूं चौक है क्या हमारे पास, ठीक है, देखते हैं हमारे पास। तो ये चौक है मेरे पास, चलो देखते हैं। अभी ये चौक है,
ठीक है। तो अभी क्या करता हूं मैं, इन्हें एक दूसरे के ऊपर ऐसे रब करता हूं। जब मैं इसे ऐसे रब करूंगा तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे गिरते हुए दिखेंगे। अभी तो नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है, लेकिन गिरते हैं। आप घर पे करके देखिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब इन छोटे छोटे पार्टिकल्स से ही ये चौक बना है। तो आपको करना क्या है, अगर ये छोटे पार्टिकल इतने छोटे हो कि आपको इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है, तो अगर ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो अभी ये तो स्मॉलेस्ट नहीं होंगे, इससे भी और तोड़ सकते हैं, और तोड़ सकते हैं, और तोड़ सकते हैं ना। तो इतना तोड़ेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा लास्ट पार्टिकल, उस तक वहां पर आपको जाना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उसे ही हम कहते हैं एटम। तो ये एटम होगा। अब एटम का हमें बाद में देखना है स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में अभी हमें देखना है। तो देखिए, अगर आपको एटम का स्ट्रक्चर बताना है तो एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं पता है आपको? अगर पता है तो कमेंट कीजिए। कौन कौन से पार्ट हैं? एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं। कौन से दो पार्ट हैं? जिसमें एक है आपके पास न्यूक्लियर पार्ट, एक क्या है आपके पास, न्यूक्लियर पार्ट, और दूसरा है आपके पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दूसरा क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एटम दो पार्ट से बना होता है, न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। तो इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखिए कि एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें दो पार्ट दिखने हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट देखना है, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट देखना है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और अपने कॉपी में बाद में लिख लीजिएगा। हम अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बताया मैंने दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियर और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे एटम बनाता हूं, जो आपने अभी तक पढ़ा है ना। एक्चुअली एटम वैसा नहीं होता है, लेकिन आपने जैसे पढ़ा है वैसा मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा। जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। जो आपने अभी तक पढ़ा है वही मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो आपको पता है ऐसे न्यूक्लियस होता है, ये सेंटर का पार्ट है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बाजू में आपको ऐसे राउंड दिखते हैं ना, गोल, ऐसे गोले दिखते हैं ना, ऐसे गोले दिखते हैं। तो अगर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है तो सबको पता है, सबने पढ़ा है, ये एटम का स्ट्रक्चर है ना, सबने पढ़ा है। तो इसके अंदर जो आपको ये सेंटर में दिख रहा है ना, ये जो सेंटर का पार्ट आपको दिख रहा है, तो ये सेंटर वाला जो पार्ट है ना, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियर पार्ट। क्या कहते हैं हम इसे? न्यूक्लियर पार्ट है। सेंटर वाला पार्ट न्यूक्लियर पार्ट है। और ये जो न्यूक्लियर पार्ट है ये सेंटर में, इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसे हम? ये आपका न्यूक्लियस है। और उसके आजू बाजू में जो आपको दिख रहा है, आजू बाजू में मतलब ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, है ना, ये जो सर्कल वाला पार्ट है ना, इसे कहते हैं हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सर्कल वाला पार्ट है ना, ये जो न्यूक्लियर पार्ट को छोड़ के जो कुछ आपको दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं हम? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। देखिए यहां पे मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये क्या है आपका? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ऐसे यहां पे मैं दिखा देता हूं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या होते हैं? तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं शेल्स होती है ना, ऑर्बिट या फिर शेल। तो ये एक शेल है, ये दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल है ना, तो इसे शेल्स होती है या फिर ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। तो अगर मुझे न्यूक्लियर पार्ट के बारे में लिखना है तो क्या क्या लिख सकता हूं मैं? न्यूक्लियर पार्ट के बारे में यहां पे लिखता हूं न्यूक्लियर पार्ट। देखिए, अगर थोड़ा बहुत मुझे इसे एलैबोरेट करना है, कैसे लिखूंगा? न्यूक्लियर पार्ट किससे बनता है? न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियर पार्ट किससे बना है? न्यूक्लियस से बना है। तो वही लिखूंगा मैं यहां पे, न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियर पार्ट किससे बनता है? न्यूक्लियस से बनता है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये जो न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस कंटेन, दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है? न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स
एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या बोली है मैंने, न्यूक्लियर पार्ट किससे बना है, न्यूक्लियस से बना है। और न्यूक्लियस कंटेन मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, तो न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो आपको तीसरा पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है, कौन सा, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मतलब प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात आप सबको ध्यान रखनी है। उसके बाद और क्या ध्यान रखना है, यहां पे न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, है ना। न्यूट्रॉन्स ऐसे लिख सकते हैं आप, न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कौन सा भी चार्ज नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव भी नहीं होता है और निगेटिव भी चार्ज न्यूट्रॉन पे नहीं होता है। तो देखिए न्यूक्लियस पे अभी कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा न्यूक्लियस पे, कमेंट कीजिए। आपको पता है न्यूक्लियस पे यहां पे कौन सा चार्ज होता है। तो देखिए प्रोटॉन पे कौन सा है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कौन सा है, कौन सा ही नहीं है, मतलब नो चार्ज। मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मतलब यहां पे न्यूट्रॉन पे तो चार्ज नहीं है, तो चार्ज किस पे, प्रोटॉन पे। कौन सा, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, हेंस न्यूक्लियस कैरी कौन सा चार्ज होने वाला है, हेंस न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा न्यूक्लियस पे, पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। हेंस न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है। तो आपको समझना क्या है, न्यूक्लियर पार्ट न्यूक्लियस से बना होता है। न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन मतलब ऐसे पार्टिकल्स हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन्स मतलब ऐसे पार्टिकल हैं जो, या फिर आप कह सकते हैं न्यूट्रॉन ये ऐसे पार्टिकल है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब वो न्यूट्रल है ना, नो चार्ज। और इसकी वजह से जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखिए अगर आपको एटम को कंसीडर करना है तो आपको क्या समझना है, आपने स्टेडियम देखा है, क्रिकेट का स्टेडियम, है ना, जहां पे क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं ना। तो वो अगर आपने स्टेडियम देखा होगा, कितना बड़ा स्टेडियम है। और अगर आपने एक गेंद ली है, बॉल लिया है, और उस बॉल को आपने क्या किया है, जो आपकी क्रिकेट खेलने की पिच रहती है ना, उस पिच के सेंटर में ऐसे रख दिया, ठीक है, पिच पे ये बॉल रख दिया है। तो जो बॉल अपने पिच पे रखा है वो होगा आपका न्यूक्लियस, वो क्या होगा, न्यूक्लियस। और जो आपका पूरा स्टेडियम है वो है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, है ना। मतलब स्टेडियम बहुत बड़ा है ना, स्टेडियम बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में जो गेंद है वो बहुत छोटी है। इसका मतलब एटम बहुत बड़ा होता है और उसके कंपैरिजन में उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही छोटा होता है। समझ में आया सबको, सबको समझ में आया जो चीज मैंने बताई है। अगर आपने क्रिकेट का स्टेडियम देखा है तो स्टेडियम मतलब स्टेडियम की जो साइज होती है वो एटम की साइज है, और उसके अंदर आपने सेंटर में जो गेंद रखी है वो गेंद मतलब न्यूक्लियस होता है। मतलब एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज वेरी स्मॉल, है ना। as compared to nuclear part, as compared to extra nuclear part, nuclear part is very small। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्टेडियम के कंपैरिजन में गेंद तो बहुत छोटी है ना, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आया। तो ये होता है आपका एटम, और ये होगा उसका कौन सा पार्ट, कौन सा, न्यूक्लियर पार्ट। और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सबको क्लियर है, सबको समझ में आया, यहां तक समझ में आया सबको, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये हमने न्यूक्लियर के बारे में, अभी न्यूक्लियर पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, हम आगे देखेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। चलो निकालो स्क्रीनशॉट, चलो आगे देखते हैं। अभी हमें पढ़ना है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होता क्या है, क्या होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर, पता है आपको, अभी बताया मैंने, ऑर्बिट्स होती है या फिर उन्हें ही हम कहते हैं शेल्स, है ना। तो आगे हमें पढ़ना है दूसरा वाला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या पढ़ना है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑर्बिट से बनता है या फिर सेल्स से बनता है, ऐसे हम कहते हैं।
ठीक है, तो अभी वही लिखता हूं मैं यहां पे। पहला पॉइंट क्या आएगा? पहला पॉइंट आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिट्स, और क्या कह सकते हैं आप इन्हें? शेल्स कह सकते हैं ना। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑर्बिट से बनता है या फिर सेल से बनता है, ऐसे आप कह सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है आपको? दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना, ये जो सेल होती है ना, इस सेल के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इसके अंदर मूव होते हैं ना, रिवॉल्व होते हैं। तो ऑर्बिट्स कंटेन इलेक्ट्रॉन। अगला पॉइंट, या फिर शेल कही है ना, शेल कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स which are revolving, है ना, which are revolving around the nucleus। ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो आपकी सेल है ना, इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू में ऐसे रिवॉल्व होते हैं। आपको पता है रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं हम? रिवॉल्यूशन, दो वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। कौन सा? एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। क्या फर्क है दोनों में? अगर पता हो आपको तो कमेंट कीजिए। पता है आपको रिवॉल्यूशन और रोटेशन में क्या फर्क है? मैं बताता हूं आपको क्या फर्क है। तो रिवॉल्यूशन मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सेंटर है, और इस सेंटर के आजू बाजू में ये जो पेन मैं दिखा रहा हूं है ना, ये पेन ऐसे मैं घुमा रहा हूं, ऐसे पेन घूम रहा है, मतलब ये पेन रिवॉल्व हो रहा है अराउंड दिस, है ना। तो ये सेंटर है, सेंटर के आजू बाजू में ये पेन घूम रहा है, मतलब ये पेन रिवॉल्व हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है? ये आपका सेंटर है, और सेंटर के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। अब रोटेट होना किसे कहते हैं? रोटेशन मतलब रिवॉल्यूशन के जैसा ही है, सिर्फ खुद के एक्सिस के अबाउट। देखिए ये पेन है, अगर ये पेन मैं ऐसे ऐसे घुमाता हूं, है ना, ऐसे ऐसे आपको घूमते हुए दिख रहा है, तो ये रोटेशन है। इसे क्या कहते हैं हम? रोटेशन, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, है ना। ये मोशन कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे हूं, अगर मैं ऐसे घूमता हूं, ठीक है, ऐसे घूम रहा हूं मैं, तो ये क्या है? सभी इसे कहते हैं हम रोटेशन। खुद के, है ना, खुद के अराउंड अगर मैं घूमता हूं तो ये क्या है? रोटेशन है। समझ में आया सबको रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उसके बाद एक और बात आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रोटॉन थे, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन कौन सा भी चार्ज नहीं था। वैसे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड निगेटिव चार्ज रिवॉल्व हो रहा है ना। ये आपने पढ़ा है ऐसे, है ना, आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में, 9th में, 8th में, 9th में, 10th में, ये सभी चीजें आपने पढ़ी है। तो वही मैंने आपको एक बार रिकॉल करके यहां पे दिखाया है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ शेल्स या ऑर्बिट्स। उसके बाद शेल कंटेन्स इलेक्ट्रॉन विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। उसके साथ साथ आप क्या कह सकते हैं? अगर मैंने ये सेल के बारे में यहां पे देखा है, तो ये सेल को आप नंबर दे सकते हैं, इस सेल को आप नेम दे सकते हैं। तो वो किस तरह से हम उसे नंबर देते हैं, किस तरह से उसे नेम देते हैं, वो चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो न्यूक्लियस के करीब की सेल है ना, न्यूक्लियस के एकदम करीब ये वाली सेल है, तो इस सेल को आपको नंबर देना है 1। कौन से नंबर की सेल है? 1 नंबर की सेल है। उसके बाद इसके बाद वाली ये वाली सेल, ये है आपकी 2 नंबर की सेल। उसके बाद वाली है 3 नंबर, और उसके बाद वाली है 4 नंबर, है ना। तो इस तरह से आपको नंबरिंग करनी होती है। मतलब पहली सेल आपकी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नजदीक होगी पहली सेल, उसके बाद वाली सेकंड, उसके बाद वाली थर्ड, उसके बाद वाली फोर्थ, उसके बाद वाली फिफ्थ, है ना। तो इस तरह से आपको सेल को नंबर देने होते हैं। मतलब नंबरिंग आपको न्यूक्लियस के बाजू में जो सेल आपको दिखती है वहां से स्टार्ट करनी होती है ना। तो यहां से नंबरिंग आपको करनी है। उसके बाद अगर इसे नेम देना है तो नेम कैसे देते हैं?
तो ये वाली जो पहली सेल है इसे कहते हैं हम K, उसके बाद होता है L, उसके बाद होता है M और उसके बाद होता है N। इस तरह से क्या करना है, समझ में आया? तो पहली K, दूसरी L, तीसरी M और चौथी N। इस तरह से आपको सेल को नेम देने हैं। ये आपके सेल के नंबर हैं और ये आपके सेल के नेम है। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? ये आपके सेल के नंबर है और ये सेल के नेम है ना? नेम और नंबर में फर्क है, लेकिन आपको नेम या नंबर देना है तो शुरुआत कहां से करनी है? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नजदीक जो सेल है वहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करना है, वहां से नेम करना स्टार्ट करना है। आपको समझ में आया? तो इस तरह से आप सेल को नंबर कर सकते हैं, सेल को नेम दे सकते हैं। क्लियर? अभी अगला पार्ट जो हमें पढ़ना है ना, तो अगला पार्ट जो है वो हमें पढ़ना है कि इन शेल्स की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है। क्या पढ़ना है हमें? इन शेल्स की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। अब ये क्या होता है, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। निकालिए स्क्रीनशॉट। चलो देखते हैं अभी। तो इन शेल्स की आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी निकालनी है। किस तरह से निकालेंगे? पता है आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी? अगर पता है तो कमेंट कीजिए। कमेंट करना है आपको, जल्दी जल्दी कमेंट करो अगर आपको पता है तो। अगर पता नहीं है तो मैं बताने वाला हूं क्या होता है। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल्स। ठीक है, इन शेल्स की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी आपको निकालनी है। और ए निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू होता है 2n²। क्या फॉर्मूला होता है आपका? 2n²। यह आपका फॉर्मूला है। कैसे करेंगे अभी? तो देखिए यहां पे n क्या होता है? वेयर n इज शेल नंबर। क्या होता है? शेल नंबर होता है n। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? फॉर कौन सी सेल के लिए? फॉर K शेल। कौन सी सेल है हमारे पास? K शेल। तो K शेल के लिए सबको पता है n कितना होता है, शेल नंबर कितना है? 1। देखिए ये K वाली शेल है आपकी और इसका नंबर कितना है? 1। तो K शेल का नंबर होता है आपका 1। तो वही लिखा है मैंने, फॉर K शेल n इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी? ठीक है, तो मैं इसको शॉर्टकट में ऐसे इलेक्ट्रॉन से दिखाता हूं। किससे? इलेक्ट्रॉन। तो K शेल के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? मैक्सिमम। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देता हूं मैं, मैक्स इलेक्ट्रॉन है ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बैठेंगे? कितने? ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? इसका मतलब होता है पहले सेल के अंदर मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरी बात, दूसरे सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरे सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चौथी सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यही बातें आज हमें डिस्कस करनी है। तो देखते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे K शेल के लिए? मतलब n इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा? आपका फॉर्मूला है 2n², मतलब 2। n कितना है यहां पे आपका? 1², मतलब 2 इंटू 1² कितना होता है? 1, और 2 इंटू 1 2। मतलब पहली सेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। क्लियर? पहली सेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। उसके बाद फॉर कौन सी सेल है? उसके बाद और है हमारे पास L शेल। कौन सी सेल है? L सेल। और L सेल के लिए n इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2। ठीक है, देखिए L वाली सेल, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 2। सेल नंबर 2 है आपका। तो क्या होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बैठेंगे? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n², यह आपका फॉर्मूला है। क्या होगा? 2 1 कितना? यहां पे सेल नंबर 2 है तो 2 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2² कितना होगा? 4। 4 2 8। क्लियर? इस तरह से मतलब सेकंड सेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकती है। ये ज्यादा से ज्यादा क्या है? समझ में आया आपको? ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? तो मतलब इसका मतलब होता है पहली सेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। इसका मतलब
पहली सेल में ज्यादा से ज्यादा 2 है, मतलब 2 चलेंगे, 2 से कम चलेंगे, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं चलेंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब 2 चल सकते हैं, 1 चल सकता है, 0 भी चल सकता है, ठीक है, लेकिन 3 नहीं चल सकते, ये बात आपको समझनी है। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, इसका मतलब यहां पे ज्यादा से ज्यादा 8 बैठ सकते हैं, मतलब 8 से ज्यादा नहीं चलेंगे, 9 नहीं चलेंगे, 8 से कम चल सकते हैं, 7 चलेंगे, 6 चलेंगे, 5 चलेंगे, है ना, ये नीचे वाले चलेंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं चलेंगे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं बैठेंगे। उसके बाद फिर आपको देखना है फॉर एल हो गया, उसके बाद क्या है, के हो गया, एल हो गया, अब क्या है एम। फॉर एम शेल, किसके लिए, एम शेल के लिए। तो एम शेल के लिए n इज इक्वल टू कितना है, देखिए m के लिए n कितना है, 3 है, तो क्या होगा, तो यहां पे जो आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 2n स्क्वायर, मतलब 2n है आपका 3 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू कितना होगा, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 2 जा 18, मतलब तीसरे सेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं तीसरे सेल के अंदर। तीसरे सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, मतलब 18 से ज्यादा नहीं चलेंगे, 18 से कम चलेंगे, 18 चलेगा, 17 चलेगा, 16 चलेगा, है ना, कम चलेंगे, ज्यादा नहीं चलेंगे। इसके बाद लास्ट वाला देख लेते हैं, फॉर कौन सी सेल है, एन शेल। तो एन शेल के लिए आपका एन कितना है, एन है आपका 4, तो कैसे निकालेंगे, फिर से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बैठ सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू क्या होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो 2n स्क्वायर। देखिए 2n कितना है आपका यहाँ पे 4 स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर होता है 16 2 जा 32, है ना, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बैठ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं चौथी सेल में, ज्यादा से ज्यादा 32, है ना, मतलब 32 से कम चलेंगे, 32 भी चलेगा, लेकिन 33 नहीं चलेगा, 34 नहीं चलेगा। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। समझ में आया, सबको समझ में आया, एकदम बेसिक चीज है जो मैंने आपको डिटेल में समझा के दी है। मतलब पहली सेल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब देखिए अगर इसे आपको रिप्रेजेंट करना है तो पहले सेल में ज्यादा से ज्यादा 2, दूसरे में होगा 8, तीसरे में होगा 18, चौथे में होगा 32, है ना, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है पहले सेल। पहली सेल मतलब कौन सी है, के, दूसरी एल, एन और चौथी एन, है ना, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आपको पांचवी सेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये घर पे सॉल्व करना है। क्या घर पे सॉल्व करना है, आपको घर पे सॉल्व करना है। अगर 5th नंबर की सेल है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर 6th नंबर की सेल है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बैठ सकते हैं, ये कैलकुलेशन आपको घर पे करके देखना है। समझ में आया, जो कुछ चीजें मैंने आपको आज पढ़ाई है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको निकालना है तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना, एकदम बेसिक से शुरुआत की है। केमिस्ट्री को पढ़ना है तो शुरुआत एटम से ही करनी पड़ती है ना। केमिस्ट्री कहीं पे भी पढ़ेंगे आप तो शुरुआत कहां से होगी, एटम से, क्योंकि केमिस्ट्री की शुरुआत ही एटम से हुई है, ठीक है, तो एटम से ही पढ़ना है हमें। तो ये हमने बेसिक चीजें पढ़ ली। और अगले लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, अगले लेक्चर में हमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं, वैलेंसी क्या होती है, ये सभी बेसिक चीजें एक बार हमें पढ़ लेनी है। सबको समझ में आया, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करनी है। उससे इंपॉर्टेंट बात, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कुछ मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट निकालने को कहता हूं तो आपको करना क्या है, ये स्क्रीनशॉट निकालने के बाद आपको घर पे ये अपनी कॉपी में लिखना है। आपका बुक लीजिए, बुक में लिख के रखिए, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें 2 साल आपके काम आने वाली है, 11th में भी और 12th में भी। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए सीईटी की प्रिपरेशन कर, इन सभी एग्जाम के लिए ये बेसिक तो आपको करना ही है। अगर आपको बेसिक पता नहीं है तो ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करवाइए, है ना। केमिस्ट्री आपको समझ में न आने का कारण क्या है ना, अगर किसी को केमिस्ट्री नहीं समझती तो उसके पीछे का जो बहुत बड़ा कारण है ना, बहुत बड़ा, तो वो क्या है, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपको बेसिक पता नहीं है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, कौन सा एलिमेंट, कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। समझ में आया सब कुछ, आज जो मैंने पढ़ाया है इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो अभी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।